संविधान है बच्चों, आज का पॉइंट है क्या? डीपीएसपी। इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। जिसे लिखना हो साथ साथ लिखते रहना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए सर शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कह दिया जाता है, ताकि बार बार ये इतना बड़ा लाइन ना लिखनी पड़े। डीपीएसपी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप जानते हो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक आर्टिकल मिलेंगे, भाग 4 में मिलेंगे। तो सारे हमें आर्टिकल पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। फिर इनका जो कंपैरिजन होता है मौलिक अधिकारों से होता है, फंडामेंटल राइट से होता है। तो फिर हम यहाँ ये भी सीखेंगे कि भाई इनमें और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है, या वे एक दूसरे में किस तरह से अंतर पैदा करते हैं। फिर यहाँ सीखेंगे कौन राज्य के लिए है या कौन व्यक्तियों के लिए है। काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ हमारे संविधान सभा जब बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कुछ वहाँ पे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी कुछ परिभाषा की है अपने तरीके से। उसे परिभाषा कह लीजिए या कैसे क्रिटिसाइज करना कह लीजिए। क्रिटिसाइज क्या होता है? कमियां निकालना। ठीक, तो वो सब चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे और सुनेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम यही बात करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान में जो टोटल पार्ट है वो कितने हैं? 22 हैं, 22 भाग हैं। तो आप जानते ही हैं ये कौन से भाग में है? भाग 4 में है, पार्ट 4 में है। और जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो हैं 36 से 51 तक, जो संविधान के अंदर ही मिलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएस पार्ट 4 में, और आर्टिकल है 36 से 51। उसके बाद फिर कॉमन सी बात आती है कि कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारा जो संविधान है वो अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो ये जो डीपीएसपी है कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरिश कह देते हैं इंग्लिश में, है ना। देश का नाम क्या है? आयरलैंड। ये कुछ कॉमन सी बात है। अब इससे आगे जब हम चलेंगे आर्टिकल से चलते हैं। तो पहले हैंड डाल लीजिए। आर्टिकल कौन सा? 36। और यहाँ मैं कुछ लिखवाऊंगा क्योंकि सारा तो बोर्ड पे लिख नहीं सकता, तो आप अपनी कॉपी भी लिखते रहेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आर्टिकल 36 में लिखिएगा आप भाग 3 में इन पार्ट 3, भाग 3 में इन पार्ट 3 जो परिभाषा राज्य की दी गई है, दैट डेफिनेशन इज ऑफ स्टेट। जो परिभाषा राज्य की दी गई है, दैट डेफिनेशन इज ऑफ स्टेट, वही परिभाषा यहां पर है। द सेम डेफिनेशन इज ऑल्सो हियर। वही परिभाषा यहां पर है। द सेम डेफिनेशन इज ऑल्सो हियर। ठीक, तो आर्टिकल 36 में बस इतनी ही बात कही गई है। आपको याद होगा जब मैं अभी आपको 1-2 पीरियड पहले क्या पढ़ा रहा था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो वहां हमने एक आर्टिकल में राज्य की कुछ परिभाषा डिफाइन करी थी, 2-4 पॉइंट में दिखाए भी थे शायद मैंने, जब मैं आपको पढ़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस वगैरह पढ़ा रहा था। वहाँ एक पॉइंट आया था कहीं ना कहीं कि राज्य किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं। तो मैंने कहा था कि जो केंद्र सरकार के अधीन हो, ऐसे 3-4 लाइन लिखवाई थी। तो वही यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दोबारा से रिपीट की। कौन से आर्टिकल में? 36। बस में इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डाल दीजिए, आर्टिकल 37। लिखवाने तो सारे ही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफी है। 36 तो कभी पूछा ही नहीं गया, 37 पूछा गया। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक एज ए स्टूडेंट याद होना चाहिए।
अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा होती है और वही एग्जाम में आता है। 37 में एक लाइन लिखिएगा, इन्हें वैधानिक अधिकार नहीं है, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाई एनी कोर्ट। इन्हें वैधानिक, लिख के दिखा दो हिंदी में, इन्हें वैधानिक अधिकार नहीं है या ये वैधानिक नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। इंग्लिश में मैंने बोला दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाई एनी कोर्ट। तो इस शब्द का परिचय समझ गए होगे आप। तो इसमें ये लिखा हुआ कि जो डीपीएसपी हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें आप कोर्ट के द्वारा या लीगली इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट, वो किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए होते हैं, सिटीजन के लिए। तो अगर किसी सिटीजन को ये लग रहा है कि उसके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, उसे वंचित किया जा रहा है, तो उनके लिए कहा जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो उन्हें हिंदी में मुझे क्या बोलना चाहिए कि उन्हें वैधानिक अधिकार हैं, वे वैधानिक हैं, ठीक है। दे मे बी एनफोर्स्ड बाई एनी कोर्ट या बाई जुडिशरी सिस्टम, लेकिन ये वैधानिक नहीं है। बस ये लिखा हुआ है आर्टिकल 37, यहाँ वैधानिक लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया क्रॉस, वैधानिक नहीं है। क्लियर है बात? यानी कि इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकता। कोई आदमी ऐसा नहीं कि भाई मुझे ये चीज लागू करवानी है और मैं इसके लिए कोर्ट चला जाऊं। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 37। अब आर्टिकल नेक्स्ट बाद में लिखेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर कुछ यहाँ डेफिनेशन दी गई है जो एग्जाम में आती है, तो उसमें आर्टिकल ना लिख के अब यहाँ लिखिएगा, एक पर्सनैलिटी है टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी एक व्यक्ति है। कौन है, क्या है, मैं क्या कहा है, ये हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिएगा। लिख लिया है? लिख लिया है? इसमें लिखिएगा बच्चों, 1946 से 1949 के बीच, बिटवीन 1946 टू 1949, 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा के सदस्य थे। ही वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के सदस्य थे। ही वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तथा बाद में एंड लेटर ऑन, तथा बाद में एंड लेटर ऑन भारत के वित्त मंत्री बने। ही बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वित्त मंत्री बने। ही बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में डाल देना 1956 टू 1958 एंड 1964 टू 1966। इन दो समय सीमा के लिए भारत के वित्त मंत्री थे। दो साल के लिए 2 बार बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। इसके बाद इसी हेडिंग में लिखिएगा, इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, ये नीति निदेशक तत्व, दीज डीपीएसपी, ये नीति निदेशक तत्व, दीज डीपीएसपी भावुकता का कूड़ेदान है। इज ए डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। भावुकता का कूड़ेदान है।
ठीक, अब ये हेडिंग खत्म हो गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है, कई बार आ चुका है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने इन डीपीएसपी को इस नाम से पुकारा है, भावुकता का कूड़ेदान, डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। तो आंसर तो आएगा आपका टीटी कृष्णाचार्य। टीटी की फुल फॉर्म भी है, पर ये साउथ इंडियन है तो ना लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी मतलब खतरनाक सा नाम होता है, तिरुवल्ले कुछ इस तरह से नाम है, तो बेवजह है आप बस टीटी की ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है, नाम याद रखिए बस, कृष्णाचार्य। फुल फॉर्म तो सभी की होती और वो और मुश्किल ही काम हो जाएगा। अब हमें ये समझना होगा कि भाई इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो है, लेकिन दिया क्यों, है ना? तो मैंने इसके बाद ये आपको लिखवाया है, आर्टिकल 37 के बाद लिखवाया था। आर्टिकल 37 में ये कहा गया कि वैधानिक नहीं है ना, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। तो उन्होंने ये कहा कि जब इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, तो सिर्फ कहीं ना कहीं चीजें कहाँ रह गई, सेंटिमेंट्स में रह गई। मेरे अंदर कोई भावना जागृत हुई, लेकिन मैं उसे किसी द्वारा लीगल तरीके से एनफोर्स नहीं करा सकता, मैं उसके लिए कहीं जा नहीं सकता, मेरी कोई वकालत नहीं हो सकती, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने इसको इस नाम से पुकार दिया, भावुकता का कूड़ेदान। फिर जब ये नाम आ जाता है तो फिर थोड़ी बात ये पूछी जा सकती है कि भाई ये कौन थे। तो संविधान सभा आप जानते हैं लगभग 1946 से 1949 के आसपास तक बनी है, ठीक। फिर 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हो गया था। तो इस दौरान ये क्या रहे हैं, मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और फिर बाद में क्या बने हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं इन दो साल के, 1956 से 1958 एंड 1964 से 1966। इतना काफी होगा जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, दूसरी पर्सनालिटी है केटी शाह। केटी शाह, इसमें लिखिएगा, ये अर्थशास्त्री थे, ही वाज इकोनॉमिस्ट, ये अर्थशास्त्री थे, ही वाज इकोनॉमिस्ट, तथा संविधान सभा के सदस्य भी थे, एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और संविधान सभा के सदस्य भी थे। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है, डीपीएसपी इज सच ए चेक, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, which is paid by the bank in comfortable situation. देख लिया। तो इन्होंने डीपीएसपी को इस नाम से या इस परिभाषा से पुकारा। तो फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि ऐसा किस व्यक्ति ने कहा है कि जो डीपीएसपी है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार उसका भुगतान करेगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा केटी शाह। फिर ये कौन थे, ये भी संविधान सभा के जो थे सदस्य थे और क्या थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। अब इन्होंने भी इसी के लिए कहा है। अब थोड़ा सा लाइन को समझा देता हूँ। मान लिया किसी बैंक की चेक बुक मेरे पास है और मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो मैंने चेक में लिख के दे दिया। वो चेक कहाँ लगेगा, बैंक में, तो बैंक को पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसकी इच्छा तो नहीं चलेगी, तो भाई आज नहीं करते, एक साल बाद करेंगे, बैंक थोड़ी कहेगा ऐसे, उसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या कहा गया कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से अदा करेगा। फिर मतलब
बात वही कही जा रही है कि राज्य के नीति निदेशक तो बना तो दिए गए हैं, लेकिन उन्हें वो अधिकार नहीं है जो होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी क्या हो रही है, आलोचना की जा रही है ये कह कर। तो स्टेटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, जितने व्यक्ति हो सकता है उतने ही स्टेटमेंट, लेकिन ये दो चीजें बहुत आई हुई है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको लिखवाया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। लिखते लिखते समझते समझते सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। लाइन तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी होती है और एक एक शब्द से याद करते रहो। एक शब्द में क्या था, वैधानिक, ये चीज याद आ जाएगी तो फिर याद आ ही जाएगा। तो इसमें एक ही शब्द लिखना है आपको 38 में, वो लिखिएगा राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्टेट will maintain social arrangement। राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्टेट will arrange may maintain social arrangement। देखिए, तो सामाजिक व्यवस्था क्या है? अब देखो डीपीएसपी का पूरा नाम क्या लिखा हमने, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इस शब्द के क्या मायने हैं? इस शब्द के मायने ये हुए कि जो राज्य है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे उस राज्य में कल्याणकारी शासन की स्थापना हो सके। राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो सके, लोकहित की भावना को जागृत किया जा सके, पब्लिक की भलाई के लिए सोचा जा सके। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें क्या है, हो सके, कंपल्सरी नहीं है। राज्य की जब गवर्नमेंट आएगी तो उनके बारे में सोचेगा। और ये यहाँ फिर ये भी कहा जाता है कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त क्यों नहीं है। जब संविधान बनाया गया, लिखा गया, तो ऐसा क्यों किया गया इनके साथ? तो इसके भी कई रीजन है। ये भी कहा गया कि जब ये संविधान बना था तो हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ठीक है, तो आगे की हमें सोचनी है। अब स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, राज्य की नीतियां बननी है, तो किसी राज्य के पास फंड हो या ना हो, इसलिए ने वैधानिक शक्ति दी नहीं दी। तो धीरे धीरे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करेगा, जैसे कि आज की तारीख में बहुत कर चुका है, तो तब ये सोचा था, क्योंकि अगर मतलब कंपल्सरी चीज हो जाती तो फिर तो क्या होता, करना पड़ता ना राज्य को। समझ रहे हो? इसलिए नहीं दी गई वैधानिक शक्ति। तो बस यहाँ पे एक शब्द लिख के छोड़ दीजिए, क्या, सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। इसमें देखिएगा, राज्य अपनी नीतियां ऐसे बनाएगा, स्टेट will form its policies in such a way। राज्य अपनी नीतियां ऐसे बनाएगा, स्टेट will form its policies in such a way। और उसके नेक्स्ट में लिखिएगा नंबर 1, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। सभी पुरुषों और महिलाओं को, फॉर ऑल मेल्स एंड फीमेल्स, सभी पुरुषों और महिलाओं को जीविका के समान अवसर होने चाहिए। जीविका के समान अवसर होने चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी फॉर लाइवलीहुड। लिख लिया? अरे लिख लो, 2-3 लाइन फिर समझते हैं। नंबर 2, नेक्स्ट लाइन में, धन का संकेंद्रीकरण ना हो। नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। धन का संकेंद्रीकरण ना हो। नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। लिख लिया हिंदी इंग्लिश में? हो गया? नंबर 3, इसी में
समान वेतन की सुविधा हो, इक्वल सैलरी में बी प्रोवाइडेड, समान वेतन की सुविधा हो, नंबर 4 आर्थिक शोषण न हो, नो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण न हो, नो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, बस ये 4 लाइनें रहने दीजिए, हालांकि 1-2 लाइन और भी हैं अभी, बाकी 4 ही काफी है। तो थोड़ा सा हमें हिंट मिल गया। आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है कि राज्य जो अपनी पॉलिसी बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा। किस तरह से बनाएगा? पहले पॉइंट में जीविका, जीविका आप समझते ही हो, एक इंसान को जीने के लिए जो उसकी जीविका का साधन है, जिसे क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड। यहाँ क्या लिखवाया गया कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी पुरुष हैं और महिलाएं हैं, उन्हें जीविका के समान अवसर मिलने चाहिए। बात समझ आ रही है? कितनी आ रही है? चलेगा बात खत्म होती है, खत्म पूछूं। उसके बाद क्या है? सकेंद्रीकरण, कि जो धन है वो कहीं ऐसा ना हो कि एक ही जगह स्टोर होता चला जाए। हालांकि कमियां हैं, ऐसा है सोसाइटी में। संविधान लिखना मतलब ये थोड़ी हो गया कि कोई राज्य या कोई देश बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो गया, वो तो वहाँ के नागरिकों पर भी डिपेंड करेगा। अब जैसे इंडिया के बारे में हम बात करते हैं कि जो धनी है वो तो और धनी होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। और जिस देश के बीच में ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है तो उसके डेवलपमेंट में उतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये चीज़ें आज से शायद 40 साल पहले भी थी और आज भी हैं। ठीक, जबकि इसमें ये कहा गया है कि धन का सेकेंद्रीकरण ना हो, नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, मतलब मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो समान वितरण होके चले, ताकि इकोनॉमी में देश की, राज्य की व्यवस्था जो अरेंजमेंट है वो ठीक ठाक तरीके से कराए जा सके। ठीक, उसके बाद ये तो आप समझिए, समान वेतन मिले, भेदभाव ना हो कि भाई ये मेल है फीमेल है इस तरह से, और आर्थिक शोषण ना हो। आर्थिक शोषण का मतलब क्या होता है कि भाई काम तो बहुत ज्यादा करा लिया लेकिन उसके हिसाब से पैसे बहुत हम दे गए, ये भी है नहीं है? क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे सस्ती लेबर है वो कहाँ है? हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ तो विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं, अमेरिका की कंपनियां आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं कि भाई काम यहाँ पे करने वाले बहुत हैं, एक को निकालो तो पता नहीं कितने खड़े मिलेंगे और बहुत ही कम पैसे में यहाँ काम हो जाता है। क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ऐसा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सही है, कुछ चीज़ें ऐसे जो सही नहीं हो पाई है। बाकी 39 पॉइंट में लिखा हुआ है बच्चों। उसके बाद एक आर्टिकल अब इसमें बाद में जोड़ा गया था 39 में, तो फिर अब आगे लिखेंगे आप आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 39 क्या लिखेंगे हिंदी में, इसमें लिखेंगे ए, 39 क्या या ए। और इसमें बस एक लाइन लिख लीजिए क्या जोड़ा गया था बाद में। समान न्याय, मैं पूरी लाइन नहीं लिखवा रहा, उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। समान न्याय, इक्वल जस्टिस, समान न्याय। क्योंकि जब भी बात याद आएगी तो आपको एक वर्ड से याद आएगी बस, है ना? लाइन तो फिर अपना ही बोल दो यार। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं कर रहा है, कौन कर रहा है? राज्य। राज्य अपनी पॉलिसी बना रहा है। तो 39 ये बाद में जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया था, क्यों जोड़ा गया था, बाद में चर्चा करेंगे, अभी और भी आने हैं। अभी तो फिलहाल ये बता दूं समान न्याय, तो ये इनमें समान न्याय नहीं आया था, ये 4-5 पॉइंट थे। तो बस यहाँ ये बता देगा कि सभी लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए समान न्याय की भी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, दोनों कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, 39 ये हो गया। उसके बाद आर्टिकल आएगा 40, अनुच्छेद 40। ये काफी फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टूडेंट को याद भी रहता है। आप बता दीजिए क्या है? ग्राम पंचायत। तो लिख दीजिए भाई इसमें ग्राम पंचायत लिख दीजिए बस, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत। विलेज पंचायत। बार बार वही लाइन आएगी कि राज्य सरकार अपनी नीतियां बनाने से पहले सोचेगा
कि किसी गांव के लिए पंचायत है या नहीं है, क्योंकि जब गांव का विकास होगा और गांव कहाँ है, किसी राज्य के अंदर ही तो है, तो उनका विकास करने के लिए, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए फिर ग्राम पंचायतों के बारे में सोचा गया। तो वो आर्टिकल कौन से में है? 40। तो ये सब चीजें कहीं कहीं इंटरकनेक्टेड है। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट जब मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो गवर्नमेंट ये कहते हैं ना कि ये काम करेंगे, उसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो उसमें एक ऐसा काम है जो अभी भी नहीं हो पाया, काम तो भी है कहीं, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलेंगे हिंदी में? समान नागरिक संहिता। मतलब पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे आएगा। कहाँ पे? DPSP में। संविधान मतलब कहाँ वर्णित है वो, कौन से आर्टिकल है, वो भी यहीं आएगा। तो ये सब चीजें लिखी जा चुकी हैं पहले। वो एक अलग बात है कि नहीं हो पाती, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी भाषाएं हैं। क्या हुआ बेटा? 40 हो गया? आगे लिखिए आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में लिखिएगा, काम पाने के लिए, टू गेट एम्प्लॉयमेंट, कोमा, शिक्षा पाने के लिए, टू गेट एजुकेशन, तथा एंड लोक सहायता देने के लिए, टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्प, लोक सहायता देने के लिए, टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्प। क्या क्या शब्द बोलो जरा? काम पाना, मैंने लिख दिया एम्प्लॉयमेंट, लिख दिया रोजगार, फिर शिक्षा हो गया, एजुकेशन, और तो पब्लिक हेल्थ। अभी ने थोड़ा समझ लीजिए। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो राज्य सरकार है वो काम देने का प्रयास करेगी जो सक्षम है, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दिया जाए कि काम देने का प्रयास करेगी तो एक अजीब बात। जो सक्षम है, जो अपने नॉलेज के हिसाब से तो प्रयास करेगी, ये लिखा हुआ है। एजुकेशन प्रोवाइड कराने का प्रयास करेगी। और ये जो पब्लिक हेल्थ है, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर मान लिया कोई व्यक्ति बूढ़ा है, यानी कि बुढ़ापे की वजह से या स्वास्थ्य की वजह से उसकी जो हेल्थ है वो कुछ इस तरह से कि चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो उन सब दशाओं को देखते हुए राज्य सरकार लोक सहायता समझते ही पब्लिक की हेल्प करने और करवाने के लिए अपनी नीतियां बनाएगी, अपनी पॉलिसियां बनाएगी। ठीक, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 41। आगे लिखिएगा। आर्टिकल 42, इसमें बस एक शब्द लिख दो, प्रसूति सहायता, जिसे इसे बोलते हैं मैटरनिटी हेल्थ। प्रसूति सहायता, मैटरनिटी हेल्थ। तो जो माताएं जो है प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रसूति सहायता बोला जाता है। तो ये बता रखा है कि राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी, ऐसी पॉलिसियां बनाएगी। उसके बाद है आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में लिखिएगा, जो एक शब्द लिखेंगे आप, मजदूरी की व्यवस्था,
अरेंजमेंट ऑफ वेजेस, मजदूरी की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ वेजेस, कॉमा जीवन स्तर सुधारना, टू इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर सुधारना, टू इम्प्रूव। ये दो शब्द लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ लिखा गया है कि जो कर्मकार है, कर्मकार का मतलब काम करने वाले हैं, उनकी मजदूरी एक उचित मिलनी चाहिए, उनके बारे में उनका शोषण नहीं होना चाहिए। और जो लाइफ स्टाइल के बोलते हैं जीवन स्तर, राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगी कौन? राज्य सरकार। ठीक, ये दो शब्द है। अब इसमें भी फिर एक आर्टिकल बाद में ऐड हुआ था। एक तो किसमें हुआ था? 39 में, अब हुआ है 43 में। तो नेक्स्ट लिखिएगा 43A या 43 कैब, 43A। इसमें लिखिएगा उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज काम करने वालों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, काम करने वालों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना। ठीक, ये सब मैं इकट्ठे लिखूंगा बाद में कि भाई कौन से सन में था, कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, वो सब इकट्ठे लिखूंगा बाद में। तो यहाँ पे अभी इससे पहले देखो क्या था, यहाँ बात हुई थी किसकी? वेजेस की। तो वेजेस जब हम बात करते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, तो मजदूरी तो कई स्रोत से हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में क्या बढ़ रही थी? इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो यहाँ कहा गया कि इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेशन होगा वो किनका होगा? कर्मचारी होगा। मतलब वहां पे उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? ज्यादा इंडस्ट्री होगी, ज्यादा उद्योग धंधे प्रोस्पर होंगे किसी स्टेट के अंदर, और उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा। तो यहाँ एक जैसा बताया गया है कि उद्योगों के अंदर कर्मकार जो है वो भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, चीजें तो बहुत ही कॉमन से लगती हैं, पर यह है कि संविधान में, डीपीएसपी में क्या बताया गया है? राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ये काम होने चाहिए। कुछ चीज ऐसी लगी जो पहले से नहीं थी, तो बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट 43B भी है, आर्टिकल 43B। और उसमें एक शब्द लिख दीजिए, सहकारी समिति। सहकारी समिति बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समिति। कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कम्युनिटीज। आपने देखा होगा, आपने तो नहीं देखा होगा, अब तो आपको पता होगा, लेकिन बहुत साल पहले की बात है कि जो सहकारी समिति जो हुआ करती थी बहुत कम हुआ करती थी। और एक समय ऐसा आया था कि गांव देहात में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, तो लोगों के बीच में अवेयरनेस हो गई थी इन चीज़ों को लेकर। ये सब राज्य सरकार की तरफ से मदद होती है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए। ठीक है, ताकि उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वहीं ग्लोबल स्तर पर की जा सके। तो ये भी व्यवस्था फिर बाद में की गई थी इस आर्टिकल के द्वारा, 43B। तो उसे थोड़ा सा ऐसे याद रखना। पहले जो एक आर्टिकल जोड़ा गया था 39 में जोड़ा गया था। 39 भी क्या है? ओड नंबर है, विषम संख्या है। और फिर 43 भी क्या है? ओड नंबर। उसमें 4 जोड़ गए, 39 और 4 कितने होते हैं? 43। तो 43, 43A, 43B। ठीक, अभी कहाँ तक जाने हैं? 51 तक। सारे लिखने हैं, सारे समझने हैं। सारे तो आज पीरियड में नहीं हो पाएंगे, बाकी जितना हो सकता है कर लेते हैं। उसके बाद लिखिएगा आर्टिकल 44। ये काफी इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल 44
मैंने जैसे कहा कि आ तो कोई भी सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा देखी जाती हैं। आप बताइए, पता होगा आपको? यही है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? समान नागरिक संहिता। एक ऐसी बुक, एक ऐसी किताब जिसमें कुछ कानून लिखे हुए हों, जिसमें नियम लिखे हुए हों, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोड। कोड आप मुझसे पढ़ भी चुके हो और जानते भी होंगे पहले से भी। आप ग्रामर में कहाँ था कोड? इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन में कहाँ था? एक कलेक्शन ऑफ लॉज, नियमों का संग्रह, क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। तो यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि जितने भी नागरिक हैं सबके पास एक ही कानून हो, अलग अलग ना हो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, और कोई भूल भाल जाए तो भूलना मत, क्योंकि खुद ही बता रहा है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी, तो ये एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो कानून खुद कहेगा कि भाई इसमें यह क्या, समान कानून होना चाहिए। 44 एक को कर लेते हैं। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45, इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लिखिएगा। छह साल की आयु के बच्चों के लिए, फॉर 6 years एज्ड चिल्ड्रन, 6 साल की आयु के बच्चों के लिए, ब्रैकेट में पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यकाल, ब्रैकेट बंद, अर्ली चाइल्डहुड, शिक्षा, एजुकेशन। तो क्या कहा गया? इसमें भी शिक्षा को बताया गया कि राज्य सरकार जो है शिक्षा का प्रबंध करेगी, एजुकेशन का प्रबंध करेगी, लेकिन लिमिट रख दी गई क्या? 6 साल के जो बच्चे हैं, और उनके लिए भी किसे पूर्व बाल्यकाल, एक अवस्था होती है पूर्व बाल्यकाल, तो स्पेशली लिखा हुआ ब्रैकेट में पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड। आपको लिखना तो है नहीं, आपको किताबें लिखनी नहीं, आपको तो समझ के निशानी तो लगाना है। तो इतना तो ध्यान से कर लो ना कि मतलब कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि भाई क्या आंसर है और क्या आंसर नहीं है। ठीक, और इसमें संशोधन भी लिखना पड़ेगा, वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ये संशोधन हुआ था इसमें। इसी पॉइंट में लिख दो 86वें संशोधन के द्वारा, बाई 86 अमेंडमेंट, ये 86वें संशोधन के द्वारा हुआ था, और सन है 2002, 2002। सन भी पूछ नहीं जाता, बाकी मोस्टली क्या पूछा जाता? संशोधन, अमेंडमेंट। तो ये 86 अमेंडमेंट हुआ था, और तब ये चीज जोड़ी गई थी आर्टिकल 45। ठीक, तो आज की पीरियड में इतना रहने देते हैं, अभी 5 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं। तो सारा तो थोड़ा सा रह रहा है, बाकी फिर भी सारा तो हो नहीं पाएगा। कुछ पूछना है आपको? अभी 2 मिनट लगेंगे। तो कहाँ से स्टार्टिंग की थी बच्चों ने? डीपीएसपी है ना, क्या फुल फॉर्म है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के? मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो इंग्लिश बोलने में कोई पेनल्टी नहीं है हिंदुस्तान में, और अगर आप इंग्लिश माध्यम के भी हो तो हिंदी बोलने में भी कोई जुर्माना नहीं है। इस देश के लिए दोनों भाषाएं अनिवार्य हैं। और अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि नहीं मैं तो इंग्लिश से ही काम चला लूंगी या चला लूंगा, या मैं हिंदी से ही काम चला लूंगी या चला लूंगा, काम तो चल जाएगा, लेकिन जो कहते हैं ना पूर्ण विकास, टोटल डेवलपमेंट इन द पर्सनैलिटी या कहीं भी, वो नहीं होगा।
काम तो उसका भी चल जाएगा जैसे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, काम चलना तो एक अलग बात। इसलिए चीज़ों को, अच्छा आपके सामने एक ऐसा माहौल है, ऑटोमेटिक है नहीं है, इधर हिंदी आपको क्या डिक्शनरी ढूंढ ट्रांसलेट नहीं करना कुछ, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होगा, सुनना है शब्दों को, भाई हिंदी में ऐसे बोला जाता है और इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट का माइंड सेट कुछ अलग ही होता है कि भाई मैं हिंदी में लिखूंगा तो मुझे इंग्लिश वर्ड से मतलब क्या है, या मैं इंग्लिश में जानता हूँ तो मुझे हिंदी से क्या लेना देना। और इसलिए मेरी इंटेंशन हमेशा देखो क्या होती है, अभी समझाया ना, समझाया संहिता क्या है, इंग्लिश में क्या है भाई कोड, फिर ग्रामर तक पहुंच गया था कि वहाँ क्या है कलेक्टिव नाउन है। तो चीज़ों को महसूस ही तो करना और क्या करना, धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोनों भाषाओं में। हाँ जी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डीपीएसपी कहते हैं। अंदर ही बैठ लीजिए 2 मिनट। और ये कहाँ से लिए गए बच्चों? आयरलैंड से लिए गए हैं। और मैंने शब्द बोला भी क्या, आयरिश, है ना। और जी कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। और आर्टिकल 36 से 51। अब बताओ 36 में क्या था? एक शब्द बता दो, राज्य के बारे में जो डेफिनेशन दी गई स्टेट के बारे में। 37 में क्या था? वैधानिक अधिकार नहीं है, किसे नहीं है? डीपीएसपी बोला करो, डीपीएसपी को नहीं। मतलब क्या है कि इनके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ठीक, 37 हो गया। आर्टिकल 38 बताओ, वर्ड पे तो है नहीं शायद, ये मिट गया। सामाजिक व्यवस्था ना, एक वर्ड याद आना चाहिए बस, सामाजिक व्यवस्था। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सोशल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस करना, समाज की व्यवस्था करना। हमारे देश में लोकतंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी है। तो 3 तरह का लोकतंत्र होता है, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। अब इंग्लिश का नंबर, सोशल और क्या था? एक तो सामाजिक था, एक क्या था? राजनीतिक, पॉलिटिकल, और आर्थिक क्या हो गया? इकोनॉमिकल। तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इनमें से कौन से लोकतंत्र की वकालत करेंगे, कौन से डेमोक्रेसी की वकालत करेंगे, प्रमोट करेंगे? आई मीन टू से सोच के बोलो, जल्दबाजी ना बोलो। मैं पूछूंगा क्यों के लिए तैयार करो हमें सब भाई। अगला क्वेश्चन में यही आना है, क्यों? क्योंकि मैंने 2 उंगली दी और एक पकड़ ली, वो तो कोई भी काम कर ले, लेकिन क्यों पकड़ी उसके लिए तैयार है करो। फिर मौका दे रहा हूँ, एक बार सोच के बोलो। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इन तीनों डेमोक्रेसी को किसे प्रमोट करेंगे, किसे सपोर्ट करेंगे? ऐसे कुछ मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछा। अभी मैंने आपको डीपीएसपी समझाया। डीपीएसपी की मूल भावना क्या होती है, क्यों रखे गए संविधान में? राज्य को निर्देश दिए गए, ये तो कह के आ रहे हैं कि भाई लोकहित की भावना हो, यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए प्रयास करो कि उनके लिए अच्छा हो सके, यही तो है। जब हम लोकहित की भावना से काम कर रहे हैं, कोई राज्य सरकार काम कर रही है, तो क्या क्या फैक्टर आने चाहिए? सोशल नहीं आना चाहिए इसमें, सामाजिक नहीं आना चाहिए। समाज किससे बनता है? लोगों से तो बनता है, पब्लिक से तो बनता है। तो जो सामाजिक डेमोक्रेसी है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, जो सोशल डेमोक्रेसी है यानी कि सामाजिक लोकतंत्र, वो कौन जोड़ देगा? डीपीएसपी। ठीक। अब दूसरा था आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, वो भी यही देगा। क्यों? हमने पढ़ा है समान वेतन, हमने पढ़ा है मजदूरी, वेजेस, तो ये समान वेतन की बात हो रही है। आर्थिक शोषण ना हो, ये भी पढ़ा है, तो यही तो देगा। क्या देगा? क्या देगा? आर्थिक लोकतंत्र देगा। कौन देगा? डीपीएसपी। ठीक। अब एक बच गया, क्या? राजनीतिक लोकतंत्र, दैट मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये है मौलिक अधिकार। अब वो क्यों है? कारण है, मौलिक अधिकार किसके लिए होते हैं? फंडामेंटल राइट किसके लिए होते हैं? नागरिकों के लिए। तो जहां नागरिकों की बात की जाएगी, वहां कहीं ना कहीं राज्य की बात पीछे रह जाएगी। होगी या नहीं होगी? मैं नागरिक हूं, मैं कहूंगा मेरा ये अधिकार होना चाहिए, तो अगर मैं अपने को आगे कर रहा हूं
कहीं ना कहीं मैं सरकार को तो पीछे कर रहा हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, ठीक है। और जब मैं अपने आप को आया करूँगा तो जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, क्या वो आगे नहीं होंगे? जबरदस्ती हाँ हो कर रहे हो, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो मैं दोबारा समझाने वाला हूँ। मैंने फिलहाल ये कहा कि जो राजनीतिक प्रजातंत्र है, कौन से? पॉलिटिकल, वो तो है मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए, फंडामेंटल राइट्स से, और जो सामाजिक हैं और जो आर्थिक हैं वो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन सीधे नहीं आते बच्चों, है ना? अगर आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बोनस है आपके लिए। कोई आपसे पूछ ले भाई आर्टिकल 43 में क्या, तो बोनस ही तो है, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, याद करे बैठे थे, निशान लगा दिया। और जैसे में क्वेश्चन अभी पूछा है मैंने, यहाँ तो सोचना पड़ेगा, यहाँ को किताबों में नहीं मिलेगी ये चीज, ठीक है? चलो ज़्यादा डीप नहीं जाते, तो ऐसा अच्छी तरह कर लेना, फिर जो नेक्स्ट पीरियड में से पूरा कर देंगे। जब कल ही होगा सर नेक्स्ट पीरियड, और कल तक ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, और जो याद नहीं करते मुझे उनका ही पता, ठीक है? तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आते उनसे पूछूं, तो ये बहस कर लेना घर पे जाकर याद रखें अच्छी तरह।